What's up everyone? Welcome back to the channel। आज बारी आ गई है डे 9 की। सर डे 9 पे पहुंच गए हम, पता भी नहीं चला। यस, और डे 9 की आखिरी वीडियो, और जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ते आ रहे हो ना, दिस इज सो गुड। यू डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन, और इसी तरीके से पढ़ते रहो और चीज़ें आगे बढ़ाते रहो। तो चलिए आज हम भी बैंकिंग को पढ़ते हैं। कल हमने मनी पढ़ा था, बैंकिंग आज पढ़ देंगे, ये समाप्त हो जाएगा तो मैक्रो ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तुम जाके इतना अपना कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा दो, और मुझे ये भी बताना आज कमेंट्स में कि सर मैं डे 1 से रेगुलर हूं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी जितने भी बच्चे डे 1 से रेगुलर हैं। कमेंट्स में जाके लिख देना सर डे 1 से रेगुलर है एंड दिस इज डे 9 डन। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं हम लोग बच्चे आज बैंकिंग के साथ। अब बैंकिंग में आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शंस, और मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। सर व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक होता क्या है? देखो हमारे पास बहुत सारे बैंक्स हैं जो पब्लिक डीलिंग करते हैं हमारी इकोनॉमी में, है ना। जनता के साथ डील करने वाले बैंक को क्या बोला जाता है? कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कुछ पब्लिक सेक्टर होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जो कि पब्लिक में डील करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट करे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो है जो प्राइवेट सेक्टर चलाता है। अब इन सभी बैंक्स के लिए भी तो कोई ना कोई बैंक होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करे, ऑपरेट करे, रेगुलेट करे, डायरेक्ट करे। तो एक ऐसी बॉडी जो इस पूरे फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को चेक करे कि ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको हमने बनाया और उसको बोला सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होगा, और भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो क्या आता है हमारे पास, The central bank is an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। और जब भी मैं RBI बोलता हूं तो RBI 1935, क्योंकि RBI एक्ट 1934 में आया था, और 1935 से RBI बिल्कुल एक्ट में आ गया था, काम कर पा रहा था। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं सर जो हमारा आरबीआई करता है? तो आरबीआई के मेन 5 फंक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। पांचों फंक्शंस हमें बहुत अच्छे से करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। एग्जामिनेशन में ज्यादातर यही आता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फंक्शन, दैट इज करेंसी अथॉरिटी। करेंसी अथॉरिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक ऑफ इशू। तो सर व्हाट इज करेंसी अथॉरिटी? तो बच्चों करेंसी अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमारे देश में आरबीआई हैज गिवन द सोल राइट। सोल राइट का मतलब अकेला आरबीआई ऐसा है जो हमारे देश में करेंसी को प्रिंट करता है। सर कौन कौन सी करेंसी? सारे नोट, सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के और सारे कॉइन्स छोड़ के। वो किसके हाथ में है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट के ऊपर आप देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर के मेनली सिग्नेचर होंगे, और जो आप बात करते हो नॉर्मल करेंसी पे, तो उस पे गवर्नर ऑफ आरबीआई के सिग्नेचर होते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और बाकी सारे कॉइन्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में ही हैं। ओके, तो जब मैं बात करता हूं करेंसी अथॉरिटी की, तो करेंसी अथॉरिटी का मतलब यही है कि हमारे देश में आरबीआई को ही पावर है नोट छापने की और जनता में लेके आने की। ठीक है, अब सर एक ही बॉडी ऐसी क्यों रखी गई है? व्हाट आर द एडवांटेजेस? सिर्फ आरबीआई को पावर देने से हमें क्या फायदा हुआ? सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी रहती है बच्चों। देखो हमारे यहाँ तो वैसे ही इतना ज्यादा लोगों को लगता है नकली नोट और ये और वो, अगर 2 बॉडीज को दे देते, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता, पेपर चेंज हो जाता, तो बहुत असली नकली होता। तो यूनिफॉर्म रहे, सब सेम रहे, इसलिए एक ही बॉडी को ये राइट दी गई है। इट गिव्स द सेंट्रल बैंक द पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। अब सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को भी कम ज्यादा कर सकता है अकॉर्डिंगली, क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज्यादा होता है ना इकोनॉमी में बच्चों, तो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है। तो अगर आरबीआई के पास ही पावर होगी तो आरबीआई अपने हिसाब से मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता है। आगे लिखा हुआ है गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है ताकि वो कंप्लीट कंट्रोल रख सके किस तरीके से इशू ऑफ नोट्स के ऊपर। गवर्नमेंट भी आराम से बस आरबीआई को ऑर्डर करके अकॉर्डिंगली सारी चीजें मैनेज करवा सकता है। पब्लिक फेथ बना रहता है बच्चों। पब्लिक फेथ का क्या मतलब होता है? पब्लिक फेथ का मतलब लोगों का ट्रस्ट बना रहता है कि हाँ एक ही बॉडी है जो ये सारा का सारा काम कर रही है। उसके साथ साथ जो हमारी करेंसी है,
उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू काफी स्टेबलाइज्ड रहती है। हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डी वैल्यू या री वैल्यू नहीं होती। डी वैल्यू का मतलब कम नहीं होगी, री वैल्यू का मतलब ज्यादा नहीं होगी। हमारा करेंसी एक स्टेबल फॉर्म में चलता रहेगा। तो ये होता है हमारे पास प्रॉपर करेंसी अथॉरिटी, दैट इज द बैंक ऑफ इशू। दूसरा आता है बच्चों हमारे पास बैंकर टू द गवर्नमेंट। सर व्हाट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट? तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि सरकार का बैंक भी कौन होगा? आरबीआई होगा। भाई गवर्नमेंट का भी तो कोई ना कोई बैंक होना चाहिए ना। जैसे हम अपना पैसा जाके जमा कराते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, गवर्नमेंट को पैसा जमा कराना हो तो कहां करें? गवर्नमेंट को लोन लेना हो तो कहां से ले? तो सरकार का बैंक कौन सा है? आरबीआई। RBI acts as a banker, as an agent, as a financial advisor to the central government and all the state governments। ठीक है, तो RBI तीन तरीके से सरकार के लिए काम करता है। एज अ बैंकर, बैंकर का मतलब गवर्नमेंट का पैसा रखेगा, गवर्नमेंट के बेसिस पे लोन वोन देगा गवर्नमेंट को। एज अ एजेंट, एजेंट का मतलब अगर सरकार को कोई पेमेंट क्लियर करानी है, कहीं पे कोई पेमेंट करना है तो वो आरबीआई के थ्रू होगी। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सरकार को कोई भी सजेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए तो वो सब कौन देगा? आरबीआई देगा। आगे लिखा हुआ है इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट फॉर कीपिंग इट्स कैश बैलेंसेस। सरकार के कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए करंट अकाउंट कौन बना के रखता है? आरबीआई। इट एक्सेप्ट्स रिसिप्ट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसिप्ट्स लेता है, पेमेंट्स करता है और सारे के सारे बैंकिंग ऑपरेशंस करता है। तो ये सारा का सारा काम सरकार के लिए कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इसीलिए हम आरबीआई को बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया बच्चे? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सर व्हाट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर? सभी बैंकों का बैंक, सभी बैंकों का सुपरवाइजर भी आरबीआई होगा। सभी बैंकों का बैंक से क्या मतलब हुआ? देखो कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो सभी बैंक्स के फंक्शन को रेगुलेट करे, उनके ऊपर ध्यान रखे और ये भी ध्यान दे कि अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एपेक्स बॉडी होने के नाते बैंकर्स बैंक बोला गया आरबीआई को कि आरबीआई ही ये सारा काम कर देता है। अब इस रिस्पेक्ट में आरबीआई तीन फंक्शंस के थ्रू काम करता है। तीन के थ्रू सर कैसे काम करता है? देखो, एज अ बैंकर टू द बैंक्स आरबीआई फंक्शंस इन थ्री कैपेसिटी। सबसे पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। इसका मतलब है कि जितने भी कैश रिजर्व्स हैं, जितने भी पैसा जमा करना है, जितने भी रिजर्व्स बनाने हैं बैंकों को, वो सब कहां पे बनाएंगे? आरबीआई के पास बनाएंगे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? इसका मतलब होता है बच्चों, जब हमारे बैंक्स को अपने लोन वोन चुकाने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशंस पे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और उनको कहीं और किसी और सोर्स से पैसा नहीं मिल रहा होता, तो एक ही इंसान है, एक ही इंडिविजुअल है जो उनको इस दुख की घड़ी में मदद करता है, वो है आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बोला जाता है बैंकों के लिए द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, they approach central bank. Central bank को approach करते हैं कि भैया लोन दे दो, एडवांसेस दे दो और हमारे लेंडर बन जाओ प्लीज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तीसरा आता है बच्चों क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है कि आरबीआई ही सभी बैंक्स के पेमेंट्स वगैरह क्लियर करवाता है, बैंक्स की हेल्प करता है एक दूसरे के साथ सेटलमेंट्स करने में, ट्रांजैक्शंस पे आउट करने में। ठीक है, एज अ सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द बैंक्स, इट बिकम्स इजियर एंड कन्वीनियंट टू इट फॉर इट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। तो सेंट्रल बैंक तीन तरीके से काम करता है बैंक्स के लिए, एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एज अ क्लियरिंग हाउस। इसके बाद आता है बच्चों कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। आरबीआई बच्चों कंट्रोलर है मनी सप्लाई और क्रेडिट का। सर आरबीआई कैसे कंट्रोलर है मनी सप्लाई का? प्लीज इसको समझा दो। देखो मैं आपको बताता हूँ। मनी सप्लाई आप पढ़ के आयो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई? कि पब्लिक के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है ना। अब पब्लिक के पास बच्चों जितना ज्यादा मनी सप्लाई होता है उतनी ज्यादा पब्लिक डिमांड करती है। भाई जनता के पास ज्यादा पैसा होगा तो जनता डिमांड करेगी, ज्यादा डिमांड करेगी। इकोनॉमी में जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है तो चीजें महंगी होती चली जाती है, तो वहां पे इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है ना। भैया अगर पैसा होगा तो पब्लिक डिमांड करेगी, डिमांड करेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई तो इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इस मनी सप्लाई को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसको? मनी सप्लाई को। सर अब हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंट्रोल
मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए दो लोगों के पास पावर है, एक तो गवर्नमेंट के पास, एक आरबीआई के पास। गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको बोला जाता है बच्चों फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई के पास जो पावर है उसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की पावर रखता है। तो सर इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है? सबसे पहले आता है बच्चों बैंक रेट एंड रेपो रेट। इसको ऐसे लिख देता हूं, रेपो रेट एंड बैंक रेट। सर क्या होता है ये रेपो रेट और बैंक रेट? एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे बैंक से लोन लेना है एज अ पब्लिक, तो मुझे लोन के बदले में कुछ ना कुछ ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। सिमिलरली अगर बैंक्स को, पीएनबी को, एसबीआई को, एचडीएफसी को, इन बैंकों को आरबीआई से लोन लेना हो, फिर क्योंकि पैसा तो ये भी वहां से लेते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं? आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई से लोन लेंगे तो आरबीआई भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट या बैंक रेट। तो व्हाट इज रेपो रेट या बैंक रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स चार्ज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई चार्ज करता है बच्चों। अब आरबीआई ये चाहता है कि जनता में पैसा ना जाए, जनता में पैसा ना जाए तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपना भी लोन महंगा कर देगा, क्योंकि अगर वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा ही नहीं तो कमर्शियल बैंक आगे भी कम लोन बांट पाएंगे, है ना? तो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और बैंक रेट दोनों को ही बढ़ा देता है। क्या सर ये दोनों एक ही बात है? नहीं बच्चों, अगर शॉर्ट टर्म का लोन लेगा बैंक, कमर्शियल बैंक अगर शॉर्ट टर्म का लोन लेगा तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का लेगा तो उस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब हम दोनों को ही बढ़ा देते हैं अगर हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे रिवर्स रेपो रेट। सर व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? देखो, अगर आप पैसा जमा कराते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, मिलता है ना? सिमिलरली अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो कमर्शियल बैंक भी जमा करे आरबीआई, आरबीआई ब्याज देगा, है ना? आरबीआई बोलेगा भैया हमारे पास पैसा जमा करो, हम आपको ब्याज देंगे। अब आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई कंट्रोल करना कि पब्लिक में पैसा ना जाए। अगर हम बीइंग आरबीआई, मैं आरबीआई हूं, आप खुद को आरबीआई सोच लो, अगर आप कमर्शियल बैंकों को अच्छा इंटरेस्ट देने लगो तो वो पब्लिक में लोन ना बांट के आपके पास पैसा जमा करने लगेंगे, और आपके पास अगर उन्होंने पैसा जमा कर दिया तो पब्लिक में तो पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि सारा पैसा वही उन्होंने पब्लिक में बांटना था। पब्लिक में बांटते तो मनी सप्लाई बढ़ता, अभी आपके पास जमा कर दिया तो आपने एक तरीके से मनी सप्लाई रोक दिया या नहीं रोक दिया, है ना? लेकिन वो ऐसा करेंगे कब? जब उनको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रेट ऑफर्ड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। वो रेट जो ऑफर करा गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। वो रेट जो ऑफर करा गया है आरबीआई के द्वारा, सर किसको ऑफर करा गया है? कमर्शियल बैंक्स को। क्यों? क्या पर्पस, किस वजह से? फॉर डिपॉजिट्स, पैसा जमा करने के लिए। तो अब आरबीआई क्या करेगा? इसको भी बढ़ा देगा। जब इसको बढ़ाएगा, इसको इंक्रीज करेगा, तो इसको बढ़ाने से भी ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके पास जमा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके पास जमा होगा तो पब्लिक में नहीं जाएगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, है ना? तो सबसे पहला हो गया रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद आता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सर व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है बच्चों बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेल या परचेज करता है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक भी तो आरबीआई है ना? तो अब अगर मनी सप्लाई बहुत बड़ा हुआ है, जनता के पास बहुत पैसा है, हम चाहते हैं मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। अब देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हर कोई खरीदना चाहता है। क्यों खरीदना चाहता है? क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, एक तो सेफ्टी है, रिटर्न अच्छा आ रहा होता है, और पब्लिक
कॉन्फिडेंट फील करती है कि यार सरकार थोड़ी ना भागेगी हमारा पैसा लेके, तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज की सेल और परचेज करता है। अब फिलहाल मनी सप्लाई ज्यादा है, हमें करना है कंट्रोल, जनता के पास बहुत पैसा है, हमें करना है कंट्रोल। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करने से क्या होगा, अब तुम सोचो मैं आरबीआई हूं और तुम पब्लिक हो, ठीक है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफर करूंगा आपको, मैं बोलूंगा सिक्योरिटी ले लो, सिक्योरिटी खरीद लो। तुम्हें क्या फायदा है, तुम सिक्योरिटी खरीदोगे तुम्हें फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, यानी रिटर्न अच्छा आएगा, सेफ्टी है, तुम क्या करोगे, सिक्योरिटी खरीद लोगे, ठीक है। आरबीआई ने सिक्योरिटी बेची, जब मैंने सिक्योरिटी बेची तो आपके पास सिक्योरिटी आ गई, पैसा आपसे मेरे पास आ गया, तो मैंने मनी सप्लाई कंट्रोल कर दिया या नहीं कर दिया। आप उस पैसे से डिमांड करते, इन्फ्लेशन होता, महंगाई होती, मैंने आपको करने नहीं दिया, मैंने पहले ही आपसे सारा पैसा एब्जॉर्ब कर लिया अपने पास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बच्चों एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। सर व्हाट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता क्या है। अब बच्चों आरबीआई तो भाई सबका बैंक है ना, आरबीआई के कुछ नियम है। सर क्या नियम है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। आरबीआई के कुछ नियम ऐसे हैं कि भैया ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जाम्पल पीएनबी है। कमर्शियल बैंक के पास जनता जो है, चिंटू चिंटी जो है, वो पैसा जमा करते हैं, इन्होंने यहाँ पे 100 रुपए जमा करे, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, बैंक इसी पैसे को लोन के फॉर्म में बांटता है, जो जमा करने के लिए पब्लिक आई, कुछ लेने के लिए भी आए होंगे, कुछ लोन लेने के लिए भी आए होंगे, तो इन्हीं को लोन के फॉर्म में बांट देता है। अब आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है भैया अगर इन्होंने सारा लोन बांट दिया और ये लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए आ गए, तो ये कहां से देंगे, ये तो पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की बेइज्जती कराएंगे, नुकसान करवाएंगे। तो आरबीआई बोलता है भैया देखो ऐसा है, तुम्हें इस 100 रुपए का कुछ पोर्शन तो अपने पास रिजर्व बना के रखना होगा, यानी सेव करके रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 10% अपने पास रिजर्व करके रखो और 10% हमारे पास रिजर्व करके रखो, यानी आरबीआई के पास रिजर्व करके रखो। तो 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए तो ये अपने पास रखेंगे और 10 रुपए ये आरबीआई के पास रखेंगे। तो लोन कितना बांट सकते हैं जनता को, 80 रुपए का लोन बांट सकते हैं। तो एक 100 रुपए के डिपॉजिट से 80 रुपए का मनी सप्लाई बैंक बढ़ा रहा है, 80 रुपीज का मनी सप्लाई बढ़ा रहा है। जो रिजर्व कमर्शियल बैंक्स ने अपने पास रखा, इसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर, एसएलआर की फुल फॉर्म होती है बच्चों स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जो सेंट्रल बैंक के पास रखा, इसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दोनों ही लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं जो बनाने ही पड़ते हैं हर कमर्शियल बैंक को। अब देखो कितना मनी सप्लाई जा रहा है, 80 रुपए का। आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, आरबीआई वांट्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई, क्योंकि आरबीआई तो कंट्रोलर है मनी सप्लाई का। कंट्रोल करने के लिए क्या करता है आरबीआई, इसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इसको अगर बढ़ाएगा, इसको 10 से बढ़ा के 25% कर दूं, इसको भी 10 से बढ़ा के 25% कर दूं, तो अब कितना, यहाँ 10 की जगह 25 सेव करने पड़ेंगे, यहाँ पे 10 की जगह 25 सेव करने पड़ेंगे। तो 100 में से 25 और 25 50 सेव हो गए, तो 80 का नहीं 50 का मनी सप्लाई बढ़ेगा। देखो 30 रुपए से मनी सप्लाई कंट्रोल हो गया है, नहीं हो गया। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए बच्चों आरबीआई एलआरआर को भी बढ़ा देता है। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास आ जाता है अनदर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जितने भी बच्चों मैंने आपको अभी तक मेजर्स दिखाए, ये सारे के सारे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर, इन सबको बोलते हैं आरबीआई के क्वांटिटेटिव मेजर्स। इन सबको क्या बोलते हैं, आरबीआई के क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब कुछ होते हैं क्वालिटेटिव। सर क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है? क्वालिटेटिव में सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सर व्हाट इज दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन इज द डिफरेंस, मार्जिन एक डिफरेंस होता है बच्चों,
सर किसके बीच में डिफरेंस होता है? मार्जिन डिफरेंस होता है बेटा दो चीजों के बीच में। एक, आप कितना लोन लेने के लिए आ रहे हो बैंक के पास, और दूसरा कितना बैंक ने आपसे सिक्योरिटी मांग ली। तो दो चीजें हैं। सबसे पहली, कितना आप लोन लेने के लिए आए, दूसरा आप कितनी सिक्योरिटी आपसे मांग ली गई। फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेने के लिए गए बैंक के पास 50 लाख रुपए का, और बैंक ने बोला ठीक है मिल जाएगा, 70 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेके आओ। तो कितना डिफरेंस आया? 20 लाख रुपीस का डिफरेंस आया। सर सिक्योरिटी की वैल्यू क्या हमेशा ज्यादा ही होती है? यस, आरबीआई हमेशा ज्यादा की सिक्योरिटी रखवाता है। सर क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ भी बीच में डिफॉल्ट करा, आरबीआई आपकी सिक्योरिटी बेचने के लिए गया, अगर इसकी वैल्यू कम भी होगी तो 2, 4, 5 लाख रुपए कम हो जाएगी, इसका पैसा रिकवर हो जाएगा, पैसा का नुकसान नहीं होगा। अगर सपोज 50 लाख का लोन था और 50 लाख की ही सिक्योरिटी रखवा ली बैंक ने, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर वैल्यू कम हो गई तो डिफॉल्ट पे तो बैंक का नुकसान हो जाएगा, संपत्ति बेच के भी पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमेशा सिक्योरिटी की वैल्यू ज्यादा रखवाई जाती है। तो अब आरबीआई क्या चाहता है? आरबीआई चाहता है कि भैया ये लोन ना दिया जाए, क्योंकि लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो अब आरबीआई डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टली आरबीआई क्या करता है? फिर इनडायरेक्टली बैंकों को बोलता है भैया मार्जिन बढ़ाओ, ये मार्जिन इतना नहीं चलेगा। अगर 50 लाख का लोन देना है तो कम से कम 1 करोड़ की सिक्योरिटी मांगो। 50 लाख का मार्जिन कर दिया, देखो जितने का लोन डबल की सिक्योरिटी लेके आओ। अब बताओ क्या बहुत सारे लोग वैसे ही भाग जाएंगे, लोन लेने के लिए आएंगे ही नहीं। वो बोलेंगे भैया इतनी कहाँ से लाएं, 50 लाख का लोन लेना है, 1 लाख की सिक्योरिटी कहाँ से लाएं? तो बहुत सारे लोगों को लोन मिलेगा नहीं, मनी सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मार्जिन भी बढ़ाया जाता है। ठीक हो गया सर। दूसरी चीज क्या है? मार्जिन के बाद आता है हमारे पास मॉरल सुएशन। सर व्हाट इज मॉरल सुएशन? मॉरल सुएशन बच्चों एक नॉर्मल गाइडलाइंस है। मॉरल सुएशन का मतलब है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको सेंट्रल बैंक की बात माननी ही पड़ेगी। तो ये आरबीआई का प्रेशर कह लो या आरबीआई का परसुएशन कह लो। मतलब या तो भैया प्यार से मान लो, या फिर आप फिर प्रेशर से भी मानोगे कि आरबीआई की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। तो आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए क्या बोलता है? बहुत सिंपली बोलता है भैया तुम अपने आप देखो, कुछ भी करो हमें लोन नहीं देना। आरबीआई जस्ट डिस्करेज द लेंडिंग। आरबीआई बोलता है भैया कैसे भी करो, तुम देखो चक्कर कटवाओ, पेपर वर्क बढ़ाओ, कुछ ही करो, फिलहाल लेंड नहीं करना, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई हो जाएगी, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें अभी नहीं देनी लोन्स। तो डिस्करेज कर देता है लेंडिंग, देता नहीं है, मना कर देता है। और लास्ट होता है बच्चों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब होता है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है बच्चों, अब देखो सबको तो एकदम से डिस्करेज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको पैसे की बहुत जरूरत है। अब हेल्थ सेक्टर का पैसा कैसे रोक लोगे भाई? एजुकेशन सेक्टर का पैसा कैसे रोक लोगे? तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बोलता है भैया देखो हम सेलेक्टिवली कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को, हम थोड़ा सोच समझ के कंट्रोल करते हैं, सबका नहीं रोकते, जिनका रोक सकते हैं उनका तो रोकें, कुछ तो मनी सप्लाई कंट्रोल होगा। तो एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है एक बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के एक रेशनलाइज्ड वे में लोन्स का देना। तो हम सबको लोन नहीं देंगे, बहुत सेलेक्टिवली क्रेडिट को देंगे, उससे हमारा मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके हैं क्वालिटेटिव में, मार्जिन बढ़ा दो, डिस्करेज कर दो लेंडिंग, और सेलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल कर लो। ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया, पहले भी पढ़ाया हुआ था, दोबारा पढ़ा दिया। क्या क्या होता है? रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। रेपो रेट बढ़ा देना है, बैंक रेट बढ़ा देना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देना है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सेलिंग करनी है, ये लिख के आना है आपको इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स सीआरआर एसएलआर दोनों को बढ़ा देना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मार्जिन को भी बढ़ा देना है। ठीक हो गया सर, परफेक्ट। लास्ट आता है, अच्छा इसके अंदर देखो अभी क्वालिटेटिव में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मॉरल सुएशन नहीं आए, बट वो हमारे एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड चैप्टर नंबर 9 में भी यही सेम टॉपिक है, तो वो आपको पहले ही पढ़ा दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई के बाद लास्ट फंक्शन होता है आरबीआई का द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब है जितने भी हमारे देश के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सब भी किसकी कस्टडी में होते हैं? आरबीआई की कस्टडी में ही होते हैं। तो आरबीआई को हम क्या बोलते हैं?
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बोलते हैं, ये भी एक आरबीआई का फंक्शन है। सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी हमारे देश का गोल्ड है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, वो सब किसकी कस्टडी में होता है? सब आरबीआई के पास पड़ा होता है। दिस फंक्शन इनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। इससे आरबीआई अच्छे से कंट्रोल रख सकता है, पता होगा हमें कि कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारा कहाँ पे है। ठीक है जी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है बच्चों मनी मल्टीप्लायर। सर क्या है मनी मल्टीप्लायर? आओ, टॉपिक का नाम है बच्चों मनी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। तो सर क्या होगा मनी मल्टीप्लायर, क्या होगा क्रेडिट क्रिएशन, क्या होगा मनी क्रिएशन? तो देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ये है, इसमें हम ये बोलते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, आप इस बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट करते हो, इस डिपॉजिट की मदद से ये बैंक मैनी टाइम्स पैसा बना लेता है। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट करे तो बैंक उससे 2,000, 3,000, 5,000 पता नहीं कितना अनलिमिटेड लेवल तक पैसा बना सकता है। उस पैसा बनाने की टेक्निक को मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है। सर ऐसा कैसे कर लेता है बैंक? देखो भाई, बैंक तुम्हारा पैसा ही आगे बांटता है, वो पैसा फिर बैंक में आता है, फिर आगे बांटता है, वो फिर बैंक में आता है, फिर आगे बैठता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। सबसे पहला एजम्पशन जो आपको इसमें लेना है, सबसे पहला एजम्पशन जो आपको इसमें लेना है वो है कि इकोनॉमी में बिल्कुल भी कैश नहीं है, यानी कि इकोनॉमी इज अ कैशलेस इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैश नहीं होगा, सब कुछ बैंक के थ्रू होगा। ठीक है। दूसरा एजम्पशन आपने लेना है कि एंटायर मॉनेटरी सिस्टम इज मैनेज्ड बाय अ सिंगल यूनिट, और उसको बैंक बोलते हैं। बहुत सारे बैंक्स नहीं है, एक ही बैंक है और सब उसी बैंक के थ्रू होता है, तो सारा लेन देन बैंक से होगा क्योंकि कैश नहीं है। और बहुत सारे बैंक्स नहीं है, बस एक ही पूरा सिस्टम है जिसको हम बैंक बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ दो एजम्पशंस हैं जो आपको अपने पास याद रख के चलने हैं। ठीक है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए बच्चों एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो मैं यहां पे राउंड्स लिख दूंगा, फिर मैं बोलूंगा इनिशियल डिपॉजिट कि कितना डिपॉजिट हुआ। ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट के बाद फिर हम क्या बोलेंगे, या हम बस यहाँ पे डिपॉजिट्स लिख देते हैं, इनिशियल डिपॉजिट नहीं, हम यहाँ डिपॉजिट्स लिख देते हैं। डिपॉजिट्स के बाद हम मान लेते हैं कि कितना लोन दिया बैंक ने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो रिजर्व बनाना ही पड़ेगा क्योंकि सारा तो लोन बांट नहीं सकते। जितना भी डिपॉजिट आएगा कुछ रखना पड़ेगा, कुछ बांट सकते हैं। तो आप मान लो कि सबसे पहले राउंड 1 में इनिशियल डिपॉजिट हुआ 1,000 रुपए का, 1,000 करोड़ का, बैंक के पास 1,000 करोड़ का डिपॉजिट आया। LRR हम मान लेते हैं 20%, एज्यूम कर रहा हूं ये मैं, आप 10% भी ले सकते हो, आप 15% भी ले सकते हो, आप 25% भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो कर लो। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया है, बैंक में किसी ने 1,000 रुपए जमा करे, तो बैंक क्या करेगा? बैंक इसका 20%, 200 रुपए का रिजर्व बनाएगा, 200 का रिजर्व बनाएगा, 800 का लोन दे देगा। बैंक बच्चों अगर लोन देगा, इकोनॉमी में कैश तो है नहीं, तो फिर सारा का सारा पैसा किसी ना किसी के बैंक में देगा। वो इंडिविजुअल पैसा निकालेगा, भाई उसको पैसे की जरूरत होगी तभी तो उसने लोन लिया, खर्चे करेगा। वो जिसको भी खर्च करेगा, जहां भी पैसा देगा, जिस भी पर्पस के लिए उसने लोन लिया होगा, खर्च करेगा, क्या वापस से पैसा बैंक में आ गया घूम के? क्योंकि सिर्फ बैंक से होता है सब कुछ, है ना। तो ये 800 रुपए वापस से घूम के कहां आ जाएंगे? बैंक में ही आ जाएंगे दूसरे राउंड में। तो बैंक के पास पहले 1,000 का डिपॉजिट हुआ था, अब 800 का और हो गया। देखो पैसा वही है, पहले एक के नाम से था, अब दूसरे के नाम से हो गया, 800 का डिपॉजिट हो गया। अब बैंक फिर से क्या करेगा? इस 800 में से 20% का रिजर्व बनाएगा, यानी कि 160 रुपए का रिजर्व बनाएगा, 640 रुपए बांट देगा सीधा का सीधा लोन की फॉर्म में। 640 का फिर लोन बांट दिया, जिसने भी लोन लिया फिर निकालेगा पैसा, खर्च करेगा, घुमा फिरा के जब खर्चा करेगा फिर 640 किसके पास आ गए? फिर से बैंक के पास आ गए तीसरे राउंड में।
देख रहे हो बैंक कितना चालाक है, आप ही का पैसा घुमा रहा है और अलग अलग लोगों को बांट बांट के पैसा कमा रहा है। 640 रुपए, फिर से कितना रिजर्व बनाएगा, 640 का डबल 128 का रिजर्व बनाएगा, 512 रुपए फिर लोन के फॉर्म में बांट देगा, जो जिसे लोन दिया वो फिर खर्चा करेगा, 512 फिर घूम के बैंक में आ गए। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और ये प्रोसेस कहाँ पे खत्म होगा, ये प्रोसेस जब बच्चों अगर ये टेबल पूरी करी जाए, इसको आप कैलकुलेटर पे चाहे कर लेना, जब आप इसको पूरी करोगे और फिर आप डिपॉजिट का टोटल लगाओगे, लोन का टोटल लगाओगे, एलआरआर का टोटल लगाओगे, तो आप देखोगे ये कब खत्म होता है, जब जितना आपने इनिशियली डिपॉजिट किया था ना, इतना ही बैंक ने क्या बना लिए, टोटल रिजर्व बना लिए। जितना डिपॉजिट था उतना तो बैंक ने रिजर्व बना लिया अपने पास, ठीक है। और बैंक क्या करेगा, 4000 का लोन बांट चुका है, ये टोटल लोन कितना बांटा इसने, 4000 रुपए का, और बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितने के हो गए, 5000 रुपए के। तो अगर देखा जाए बैंक के पास एक डिपॉजिट आया कितना था, इनिशियल डिपॉजिट, बैंक के पास सर इनिशियल डिपॉजिट तो 1000 रुपए का आया था, और बैंक ने फाइनल टोटल कितना डिपॉजिट बना दिया, सर टोटल तो बना दिया 5000, तो कितने गुना हो गया सर, 5 टाइम्स हो गया। ये 5 टाइम्स क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अच्छा ये मनी मल्टीप्लायर है, देख रहे हो, बैंक इस तरीके से पैसा घुमा घुमा के पैसा जनरेट करता है, पैसा बनाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो सर व्हाट इज अ मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर यही है जिसके अंदर बैंक क्या करेगा, बैंक पैसा मल्टीप्लाई करेगा, पैसा जनरेट करेगा एक डिपॉजिट से। सर इसका कोई और फॉर्मूला भी है क्या, यस मुझे पहले से पता था ये 5000 ही आएगा। सर कैसे, मनी मल्टीप्लायर का बच्चों एक फॉर्मूला और होता है 1/LRR, 1/0.20, 20% को 0.20 बोल सकता हूं। तो मुझे पहले से पता था ये 5 टाइम्स आएगा, तो मैं यहाँ पे 1000 का 5 टाइम्स पहले ही 5000 लिखूंगा, समझ गए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इनिशियल डिपॉजिट, तो जितना इनिशियल था उतना ये तो ये हो गया, रिजर्व बन गया, 5000 ये आ गया। अब देखो 5000 का ही तो 20% 1000 का रिजर्व बना होगा, 4000 का लोन बटा होगा। ये प्रोसेस ऐसे चलता है। तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, एग्जाम में आपको यही बना के आनी है ऐसी ही, ठीक है। और फिर इसको डिफाइन कर देंगे हम। आओ सर, मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/LRR। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/LRR। मनी क्रिएशन कैसा होगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट विच इज इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल और प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि काफी ज्यादा होता है प्राइमरी डिपॉजिट से। प्राइमरी डिपॉजिट किसको बोलते हैं, इनिशियल डिपॉजिट को। अब देखो इसको समझने के लिए 2 assumptions हैं, सारा का सारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक ही यूनिट है, उसको बैंक बोलते हैं, और सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स किसके थ्रू होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं। डिपॉजिट जितनी भी बैंक में रखी गई हैं वो सब लोन बांट दिया जाएगा। बैंक सारी डिपॉजिट लेंड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिजर्व बनाएगा, जो रिजर्व बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, LRR। सर ये भी समझ में आ गया। फिर देखो जो मैंने आपको टेबल बनवाई है उसी टेबल की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। देखो सपोज इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ, 1000, LRR 20% हुआ, तो क्या करेगा बैंक, 200 का रिजर्व बनाएगा, 800 का लोन बांटेगा। अब बोरोवर ने 800 विड्रॉ करे, पेमेंट करा, जितना भी पेमेंट करा वो फिर बैंक में आ गया। अब बैंक के डिपॉजिट 800 से फिर बढ़ गए, फिर डिपॉजिट से 800 में से 20% रिजर्व बनाएगा, 640 का रिजर्व बनाएगा, लोन बांट देगा 640 का। तो ऐसे ये हर बार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और ये प्रोसेस खत्म कब होगा, ये प्रोसेस कब खत्म होता है, जब आपके इनिशियल डिपॉजिट टोटल कैश रिजर्व्स के बराबर आ जाते हैं। ये भी आप लिख सकते हो, द प्रोसेस एंड्स, deposit creation ends when total reserves become equal to the initial deposit. From the above table we have observed that initial deposit is 5 times of the reserves maintained by the bank. This 5 times is nothing, just only the value of money multiplier. 5 गुना क्या है, मनी मल्टीप्लायर है। परफेक्ट हो गया, सही है, 1000 का 5000 बन गया ना, इसी को हम लोग मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड सर कुछ फॉर्मूलाज भी एग्जाम में पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR।
दूसरा बच्चों आपको पता होना चाहिए फाइनल डिपॉजिट, जो फाइनल डिपॉजिट निकलता है वो कैसे निकलता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। और कई बार आपसे वो इनिशियल डिपॉजिट भी पूछ सकता है, तो इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट कैसे निकलेगा, जितना भी फाइनल डिपॉजिट हुआ है डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर। तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। दिस इज हाउ बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं। बैंक पैसे से पैसा बनाते चले जाते हैं और बैंक्स अमीर होते चले जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एग्जाम में सर मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो हमें क्या पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरीके से। सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे ऐसे, ये मीनिंग लिखोगे, फिर आप अगली लाइन में लिखोगे कि इससे होता क्या है, ये लिखोगे कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। फिर आप लिखोगे एजम्पशंस, एजम्पशंस के बाद तुम ऐसे ही एक्सप्लेन करना चालू करोगे, ये पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। चौथे पॉइंट के बाद आप इस तरीके से एक टेबल बनाओगे और टेबल बनाने के बाद आप ये इस तरीके से लिखोगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ओके। और फिर हम धन्यवाद कर देंगे आपको, क्योंकि बैंकिंग भी हमारा समाप्त हो गया। क्या बात है यार, पूरा का पूरा बैंकिंग हमने आज पढ़ा। सेंट्रल बैंक का मीनिंग, उसके फंक्शंस पढ़े, मनी मल्टीप्लायर पढ़ा। अब आपको आज अपनी किताब उठानी है, जो भी किताब है उसमें एक तो बच्चों डिफरेंस होगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का, वो डिफरेंस रेडी करना है। और ये पूरा का पूरा बैंकिंग मल्टीप्लायर का प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लेना है एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस अच्छे से लर्न कर लेने हैं। रेपो रेट वगैरह अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा, पक्का यही आना है पेपर में, राइट। और इसी के साथ एक और यूनिट बच्चों हमारा मैक्रो का समाप्त, कल डे 10 है, ऑलमोस्ट आधी सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी, तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया चीजें होने वाली हैं। मिलता हूं मैं आपको कल, टिल देन सी या, थैंक यू सो मच एवरीवन, और कल और धमाका मचाएंगे। थैंक यू।